हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं एरे के जो बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं, जो अच्छा कोडर बनने के लिए आपको आने चाहिए और जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, वो सब मैं यहाँ पर कवर करूँगा। मैंने नोटिस करा है कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मेरे भी कई स्टूडेंट हैं। तो जैसे प्रोग्राम तो मैंने कई सारे बता रखे, कई सारे मैंने हर प्रोग्राम की वीडियो बना रखी। जैसे एरे में आपको मैक्सिमम एलिमेंट मिनिमम कैसे फाइंड करना है, सर्चिंग सॉर्टिंग सब है। लेकिन कई बच्चों को उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आती, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि एरे के जो भी बेसिक्स होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, मतलब जिनको आप एक बार देख लोगे ना, उसके बाद आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन एरे का सॉल्व कर सकते हो, आराम से उसका लॉजिक डेवलप कर सकते हो। तो वो जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं एरे के, वो मैं 2 या 3 वीडियोज़ में कवर करूँगा, एक के बाद एक मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो इन वीडियोज़ को देख लेना एक बार, स्किप मत करना कोई भी पोर्शन, क्योंकि मैं इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होती है एरे के बेसिक्स से रिलेटेड वो बताऊँगा। और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपने कहीं सुनी भी नहीं होंगी, वो भी आपको यहाँ पर मैं जो बेसिक्स से रिलेटेड बात है वो बताऊंगा। एक बार इनको देख लिया आपने, उसके बाद आप एरे का क्वेश्चन कोई सा भी उठा के आराम से उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। उसके लिए आपको फिर मतलब कहीं और कुछ देखना नहीं पड़ेगा, अगर आपको बेसिक्स एक बार क्लियर हो गए, इतनी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपने वीडियो देख ली तो आप ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने वाले क्वेश्चन कर सकते हो आराम से एरे के। एरे में किसी एलिमेंट को चेंज करना है किसी दूसरे से, कि जैसे इवन इंडेक्स के एलिमेंट को इससे चेंज करना है या ऑड इंडेक्स वालों को इससे रिप्लेस करना है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे, वो भी आप आराम से कर सकते हो एक बार अगर आपने बेसिक्स देख लिए। या एलिमेंट रिवर्स करने हैं एरे के, उसमें कुछ और ऑपरेशन करना है, वो सब आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो पहले आज बेसिक्स देखते हैं। देखो एरे होता क्या है, एन एरे इज द एन ऑर्डर्ड कलेक्शन और नंबर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। एरे में हम वैल्यू रख सकते हैं, वो कैसी होगी, या तो हम बोल सकते हैं कि उसमें जो हम वैल्यू रख रहे हैं, जो हम डेटा रख रहे हैं, वो ऑर्डर्ड कलेक्शन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई नंबर्ड लिस्ट है। उसका मतलब क्या कहने का, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एरे में कोई डेटा रखा हुआ है ना, तो हम उसको नंबरिंग कर सकते हैं। मतलब हम डेटा को पता कर सकते हैं कि ये मेरा कौन सी पोजीशन में है डेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब एक ऐसा समझ लो, एक कोई बर्तन है, एक कंटेनर है जिसमें मैं डेटा रख सकता हूँ और मैं पता कर सकता हूँ कि मैंने कौन सी पोजीशन में कौन सा डेटा रखा है। ये नंबर्ड लिस्ट की तरह काम करता है। नंबर्ड लिस्ट वही, मतलब हम नंबरिंग कर सकते हैं कि भाई डेटा कौन सा मेरा कहाँ पर है। या ऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब कलेक्शन मतलब बहुत सारी चीज़ जब मैंने रखी है, बहुत सारी चीज़ मतलब बहुत सारा डेटा रखा है, लेकिन वो किसी ऑर्डर में है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो कीवर्ड है यहाँ पर, वो ये है डेट आर स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। पहली चीज़ तो ये है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, हाँ यहाँ पर ऐड करना है वो, कि जो हमारा डेटा होगा वो सेम डेटा टाइप का होगा। ऑल वैल्यूज इन एन एरे शुड बी ऑफ सेम डेटा टाइप, शुड बी ऑफ सेम डेटा टाइप। अभी एक एग्जांपल से भी आपको समझाता हूँ मैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो दूसरा कीवर्ड यहाँ पर है कि सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। मतलब एरे कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें भैया हम डेटा रख सकते हैं एक से ज़्यादा, पर वो डेटा का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, मतलब एक ही तरीके का डेटा होना चाहिए। इंटीजर है तो भाई पूरा इंटीजर आएगा, उसमें जितनी वैल्यू होंगी वो इंटीजर टाइप की होंगी। अगर स्ट्रिंग का एरे है तो जितनी वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की। तुम एरे जो बनाओगे उसमें एक ही टाइप का डेटा रख सकते हो, एक ही टाइप के डेटा की वैल्यूज़ रख सकते हो, ठीक है। अब वो चाहे तुमने स्ट्रिंग टाइप का बनाया हो तो स्ट्रिंग की तुम वैल्यू रख सकते हो, इंटीजर का बनाया तो इंटीजर की हो सकती है, फ्लोट का बनाया तो फ्लोट की सारी वैल्यू हो सकती है। बस सारी वैल्यू फिर उसी डेटा टाइप की होगी जिसका तुमने बनाया है, पहली चीज़। दूसरा कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, इसको मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पर ये 2 कीवर्ड है, जब भी इसकी डेफिनेशन कभी लिखते हो ना तो 2 चीज़ें मत भूलना। अब एक एग्जांपल देख लो, फिर आएंगे एरे पर कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्या है, पूरा समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 10, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देख लो, मैंने यहाँ बता दिया कि भाई जो मेरा एरे है वो किस डेटा टाइप का है। इंटीजर दिख रहा है तुम्हें दोनों तरफ लिखा हुआ, इंटीजर है ना, तो इतना तो समझ में आ गया कि इंटीजर टाइप का है। तो भाई अब कोई भी वैल्यू हम देंगे वो इंटीजर टाइप की ही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डब्बे के अंदर लिखा है इसको मैं अभी फ़िलहाल 5 लिख देता हूँ। अब तुम्हें समझाता हूँ ये क्या होता है। ये बताता है साइज़ कितना है एरे का, साइज़ ऑफ एरे, ठीक है। लिखने का तरीका देखो, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल लिखते हैं ना, जैसे इंट ए इक्वल टू वैल्यू देते हैं, तो तरीका वही है इंट ए, पर ये क्योंकि एरे है तो भाई थोड़ा स्पेशल तो होगा ना, तो इसका जो तरीका है लिखने का, उसके बाद हम आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट फिर ये, दोनों तरीके चलते हैं, ठीक है ना। तुम वेरिएबल के नाम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ
या स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में लगाओ, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके सेम है, एक ही चीज़ है। तो इंट ए फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया वेरिएबल का नाम, ठीक है, एरे का नाम, ठीक है ना। इसको हम रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी ऐसा क्यों है। फिर हमने लिखा है न्यू। न्यू का यूज़ होता है मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए, मेमोरी एलोकेशन के लिए। देखो भाई ऐसा है, तुम्हारे घर में आ रहे मेहमान, ठीक है ना, तुम्हारे घर में जगह ही नहीं है, मान लो पूरा घर में मतलब सब कमरे भरे हुए हैं, जगह नहीं है, तो मेहमान कहाँ रहेंगे फिर? या तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा या तुम्हें कहीं और उनका इंतज़ाम किसी होटल में या किसी और जगह पे करवाना पड़ेगा। मतलब तुम्हें मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? मेहमान को तुम वैल्यूज का एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पर मेहमान को समझ लो कि वैल्यू है, वैल्यू आ रही तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर एक तरीके का एरे है। अब घर में जगह ही नहीं है या तुमने मेहमान के लिए जगह ही नहीं बना रखी, तो कहाँ रखोगे उन्हें? जगह चाहिए होगी ना। तो वैसे ही भाई जब एरे बनाएंगे तो एरे के लिए जगह हमें पहले से ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी कि भाई बताना पड़ता है कंपाइलर को कि भाई मैं 5 वैल्यू लूँगा, तो मैंने जो यहाँ 5 बताया साइज़ है, तो 5 वैल्यू लूँगा तो 5 वैल्यू से कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करके रखनी पड़ेगी ना भाई। मतलब तुम 5 वैल्यूज़ में दोगे, अब तुम जब दोगे तो उसके लिए पहले से हमें जगह रखनी पड़ेगी भाई। घर में अगर 5 मेहमान आ रहे हैं तो 5 लोगों के लिए रहने की जगह तो होनी चाहिए ना, तभी आप आएंगे। वही बात है, जब 5 वैल्यू तुम दोगे तो 5 वैल्यू रखने के लिए जगह होनी चाहिए। तो वो काम ये न्यू कीवर्ड करता है। क्या करता है? मेमोरी एलोकेट करवाएगा, ये बता देगा भाई कि मेरे को 5 लोगों की जगह चाहिए, इसको तू घेर के रख ले। अब जब वो वैल्यू आएगी मैं उनको वहाँ डाल दूंगा। बात समझ में आ रही? तो ये कर देगा मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेट। इसने ये काम करा। इंट 5 ये बताता है कि भाई मेमोरी एलोकेट करनी है लेकिन 5 के लिए, और वो किस टाइप के होंगे? वो इंटीजर टाइप के होंगे। बात समझ में आई? तो इतना समझ में आ गया कि एक एरे बनेगा जो इंटीजर टाइप का होगा और 5 उसमें वैल्यू आएंगी। अब कैसे बनता है वो देखो। फिर मैं तुम्हें एक कंटिन्यूस वाली बात समझाता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 5 ये ऐसे बना 5 ब्लॉक, ठीक है ना। ये मतलब इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ऐसा बनाया रहे 1 2 3 4 5। अब 5 वैल्यू इसमें आएगी, लेकिन अब वैल्यू इसमें आ गई, मान लो चलो इसमें आ गया 1, इसमें आ गया 8 6 0 और 3। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू कहाँ है? तो भाई एक चीज़ याद रखना, जो भी एरे हमारा होता है उसके ना, या जो ये जो डब्बे बना रखे इन डब्बों का हर एक का नंबर होता है। 0 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है 1 2 3 और 4। अब बात सुनो, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। अभी मैं तुम्हें सब समझाऊंगा भैया कैसे इनका यूज़ करना है, क्या है, क्या क्या आ रहा है, क्या चीज़ है, सब समझाऊंगा। बस तुम्हें सुन लो भाई। अगर पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है ना समझाना, समझा के छोड़ूंगा। अब देखो यह है इंडेक्स, ठीक है। ये डब्बा क्या पूरा? ये है पूरा एरे। अब पूरा एरे है, इसका नाम क्या रखा था हमने? ए, और ये डब्बा, ठीक है। ये जो है ए, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरे को, इस पूरे को भाई, इस पूरे को ये रिप्रेजेंट करता है। ये ए और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा दिया। पर मेरे को तो सिर्फ ये वैल्यू चाहिए 6, मैं कैसे पता करूँ? उसी के लिए तो इंडेक्स है। ये इंडेक्स ये बताता है कि भाई तेरे जो टू इंडेक्स है उसमें रखिए 6 वैल्यू जो तेरे को चाहिए। बात समझ में आ रही? इतना समझ में आया ना? अब ये तो ठीक है। अब जो ये इंडेक्स है इसमें एक बात याद रखना, 0 से शुरू होके ये आगे बढ़ता रहेगा। और जो साइज़ है हमारा एरे का 5 है ना, तो एक और बात याद रखना, आखिरी इंडेक्स हमेशा उससे 1 नंबर कम होता है। ये नोट कर लो यार इसको, ठीक है, तो तुम नोट कर लो। नोट लास्ट इंडेक्स ऑफ array is always one less than size of array। ठीक है भाई, लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे इज ऑलवेज 1 लेस देन साइज ऑफ एरे। जितना भी साइज होगा आखिरी इंडेक्स हमेशा उससे 1 नंबर कम होगा। तो जर्नल वे में अगर बोलूँ कि अगर भाई साइज़ हो गया n, जनरल वे में बोल रहा हूँ, मतलब n ले लिया हमने, ठीक है, कि भाई अगर ये n है तो आखिरी इंडेक्स क्या होगा? 1 कम, मतलब n-1। क्योंकि ये चीज़ें तुम कई बार सुनोगे कि हम ना लूप n तक चल रहा है या n-1 तक चला रहा है, भाई क्या है तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अभी बता देता हूँ कि कभी किसी ने साइज़ अगर n बोल दिया है तो आखिरी इंडेक्स उससे 1 नंबर कम होगा, मतलब n-1 होगा, ठीक है। ये बातें भी याद रखना है, बाद में बहुत काम आएंगी। तो हमेशा, तो अगर n है साइज़ तो लास्ट
इंडेक्स हो गया n-1। डाउट है? अरे है तो बोल दो, कमेंट कर दो। देखो जब साइज़ था 5 तो आखिरी इंडेक्स था 4, उससे एक नंबर कम। अगर ऐसे ही यहाँ पर मैंने 6 दिया होता ना, 6 दिया होता तो आखिरी वाला आता 5। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, एक नंबर कम क्यों हो रहा? भाई बात बिल्कुल ठीक है। देखो 5 का मतलब होता है 5 वैल्यू उसने रखनी है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कितनी वैल्यू है? 5 है ना, 5 है। अब तुम बोलोगे 4 क्यों आ रहा? क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रही ना, 1 से होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, 0 से हो रही क्योंकि इसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो ये बात भी याद रखना, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो इसलिए हमेशा आखिरी इंडेक्स साइज से एक नंबर कम रहता है। ठीक है भाई, ये बहुत बार हम जब लूप चलाएंगे, बहुत बार हम जब कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे ना, अरे वहाँ ये बातें याद रखना, क्योंकि बच्चे इसमें अपने मार्क्स कटवाते हैं जब वो लूप चलाते हैं। तो कभी कंडीशन में वो गलती कर देते हैं, तो वो गलती फिर मार्क्स दे के चुकानी पड़ती है। ठीक है ना, तो ये बात को याद रखना। अब तुम मेरे और क्वेश्चन देखोगे जहाँ मैंने प्रोग्राम करा रखा है, मैंने हर जगह तो ये बात बता रखी है। अब तुम उसको देखोगे तो तुम्हें आराम से समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा और क्या सीन है। तो भाई ये सीन है, आखिरी इंडेक्स साइज से एक नंबर कम होता है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है। अब एक और चीज़ है, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि जैसे मेरे 2 इंडेक्स वाली वैल्यू मेरे को चाहिए, तो चाहिए बोला तो लूँगा कैसे? एक चीज़ देखो, ये ए लिखा है और इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है ना, ये तो पूरे एरे को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मान लो मेरे को प्रिंट करवानी है 2 इंडेक्स वाली वैल्यू, तो क्या करूँगा? तो 2 इंडेक्स वाली वैल्यू के लिए हम उसको लेंगे कैसे? देखो एरे है ए, ये है इसका डब्बा। अब मेरे को 2 इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2। इसका मतलब होता है कि भाई ए एरे की 2 इंडेक्स वाली वैल्यू मेरे को 2। और इसका मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो ये मेरे को क्या देगा? ये मेरे को देगा 6। इसका मतलब ये है कि ए के 2 में कौन है? 6। तो बाई चांस अगर मैं इसको सीधा से प्रिंट कर दूँ, system.out.print ln a का 2 ऐसा करता हूँ ना अगर मैं, तो मेरे को आउटपुट में 6 दिखेगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अरे समझ में आ रहा ना? ठीक है, कमेंट कर देना भाई, डाउट रहता है तो मैं वहाँ तुम्हें रिप्लाई कर दूँगा। और कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, वही बता दूंगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है 6 आ जाएगा आउटपुट में। अब देखो यहाँ पर मेरे मन में मुझे 2 बातें और इंपॉर्टेंट अभी याद आई, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक तो है जैसे हमने यहाँ पर जब हम न्यू कीवर्ड का यूज़, अच्छा पहले देख लो भाई, अब इसमें देख लेते हैं कुछ और चीज़ छूटी तो नहीं है, तो मैं समझाने के लिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना, तो एन एरे इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन और नंबर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। अब तो समझ में आ गया होगा, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है इसमें। हाँ, कंटिग्यूअस का बताना था मैंने, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। देखो भाई, कंटिग्यूअस का मतलब ये होता है पहला इंडेक्स 0 है तो पहली वैल्यू मतलब 1 में गई। अब ये कहीं ना कहीं किसी मेमोरी रैम में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा ना। अरे हो रहा होगा यार, बता रहा हूँ मैं। तो देखो उसी प्रकार से जो अगली वैल्यू है 8, वो ठीक इसके अगले वाले इंडेक्स में स्टोर होगी। कहने का मतलब ये है कि भाई पहले 0 में है तो अगली 1 में स्टोर होगी, फिर अगली 2 में। ऐसा नहीं कि एक 0 में स्टोर हो गया तो अगला इंडेक्स हमारा 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, रैंडम नहीं है। पहला 0 है तो 1 है, मतलब कंटिग्यूअस, मतलब एक के बाद एक, इस तरीके का मेमोरी लोकेशन होता है। तो इसमें आसानी रहती है, हमें जब कभी वैल्यू प्रिंट करवानी हो या चेंज करवानी हो तो हम सीधा फॉर लूप लगा सकते हैं, क्योंकि पता है पहला 0 है फिर अगला 1 है, मतलब बारी बारी में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में डेटा हमारा रहता है, स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिग्यूअस मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना, बीच में कोई गैप नहीं होगा। 0 इंडेक्स है तो अगला 1 होगा, 1 में स्टोर होगी, फिर 2 में, 3 में, फिर 4 में, इस तरीके से। और ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऑल वैल्यूज इन एन एरे शुड बी ऑफ सेम डेटा टाइप। तो मैंने समझाने के लिए इंट लिया था, मैं इसी तरीके से स्ट्रिंग भी ले सकता था। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखता और यहाँ पर स्ट्रिंग लिखता, फिर मेरा जो एरे बन जाता नीचे वाला वो स्ट्रिंग टाइप का हो जाता, फिर मैं उसमें उसके अलावा कुछ और स्टोर नहीं कर सकता। अब मैंने को एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, तो पहले उससे पहले इसको भाई लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि जैसे ये एरे था ना, तो असल में जो एरे बना होगा ए वाला, ये इसमें है 1 2 3 5 डब्बे, 0 1 2 3 4। जब हम ऐसे एरे बनाते हैं, ऐसे लिख के, मान लो ये लाइन मैंने चलाई ना, तो इन सब में डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है जिस डेटा टाइप का तुम एरे बना रहे हो। भाई यहाँ पर इंटीजर टाइप का बना रहा हूँ ना एरे, तो इसमें 0 वैल्यू आई होगी बाय डिफ़ॉल्ट। वो मैंने तुम्हें एग्जांपल समझाने के लिए रैंडम वैल्यू भरी थी। ये वैल्यू मतलब अगर हमें ऐसा करवाना है तो या तो मुझे बाद में यूज़र से भरवानी पड़ेंगी या इसको इनपुट करना पड़ेगा। पर सिर्फ इतनी लाइन लिखी है किसी ने, तो न्यू कीवर्ड क्या बोलता है कि मैं तुम्हें 5 डब्बे तो दे दूंगा घेर करके। अब उसमें वैल्यू तो हमने डाली नहीं, तो वो बोलता है मैं इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दूंगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर की होती है 0, ऐसी फ्लोट की 0.0 होगी, स्ट्रिंग की होती है नल, तो वो हर डब्बे में नल 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 भर देगा।
फ्लोट में 0.0 0.0 0.0 ऐसे वो डाल देगा। इतनी बात समझ में आई, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है ना। न्यू कीवर्ड क्रिएट्स एन एरे व्हेन वी क्रिएट एरे यूजिंग न्यू कीवर्ड the array gets filled with the default value of the data type of array, ठीक है भाई। when we create array using new keyword, the array gets filled with the default value of data type of the array या of the particular array, ठीक है ना। जब हम कोई भी array बनाएंगे न्यू कीवर्ड की मदद से, तो the array gets filled with the default value, तो वो जो array है जो भी तुमने बनाया है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से भर जाएगा ऑफ डेटा टाइप ऑफ द array, ठीक है ना, या ऑफ द डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। उसी पर्टिकुलर एरे का जो डेटा टाइप है उसी की वैल्यू उसमें घुस जाएंगी, ठीक है। इंटीजर का बना रखा है तो इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूरे में भर जाएंगी। अब उसको चेंज करना चाहते हो तो क्या करेंगे, फिर हम बाद में एंटर करवा सकते हैं वैल्यू। पर कहने का मतलब ये है कि जब तुम बनाते हो न्यू कीवर्ड की मदद से, तो स्टार्टिंग में एरे ऐसा बनता है जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भरी भी होंगी। यहाँ तक समझ में आया। तो ये तो था हमारा एरे का बेसिक्स का भी बेसिक्स, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए एरे को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एरे बनता है। एक और बात याद रखना, नोट कर लो, एक और चीज़ है पॉइंट कि एरे कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ, अब ये सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव मतलब जो पहले से बने हुए हैं, ठीक है ना, उन्हीं की वैल्यू नहीं स्टोर करता, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की भी वैल्यू स्टोर कर लेता है। यह कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकता हूँ एरे में। एरे कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है भाई। मतलब अभी तो मैंने तुम्हें दिखाया जैसे इंटीजर टाइप का बनाया था मैंने एरे, ऐसी स्ट्रिंग टाइप का बना सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसी मैं किसी क्लास टाइप का भी एरे बना सकता हूँ। अब उस पर नहीं जाएंगे, मतलब इतना पता होना चाहिए तुम्हें कि भाई हम किसी ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं एरे में। हाँ, लेकिन उन ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए, मतलब वो सब एक ही टाइप के होने चाहिए, ठीक है ना। एरे कैन स्टोर वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बट ऑल द वैल्यू शुड बी ऑफ सेम डेटा टाइप। ये भी लिख लो भाई, बट all the values should be of same data type। पर ऐसा नहीं कि तुमने ऑब्जेक्ट स्टोर करे तो सोच रहे हो कि अलग अलग तरीके के, ना, फिर एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब जो वो चीज़ है वो डेटा टाइप सेम होना चाहिए। इस पे ज़्यादा तुम इसको बस तुम एक बार देख लो, मतलब इसको इतने डिटेल में नहीं घुसना, क्योंकि ज़्यादा तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ये कोर्स में ये ऊपर की चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये वाला जो भी समझाया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है एरे में बतानी, जो मैंने, अब मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि फिर नई वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर तुम बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एरे से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना उसको, फिर तुम्हें आराम से ऐसी क्लैरिटी मिल जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हो एरे के, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर भी कर देना भाई, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। यूट्यूब ने बिल्कुल रीच ख़त्म कर रखी है, तो थोड़ा तुम अगर लाइक शेयर कर दोगे, थोड़ा ये और लोगों को भी दिखा देगा, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी और वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो ठीक है ना, थोड़ा कर दो भाई, कमेंट वमेंट कर दो, लाइक तो कर दो, शेयर भी कर देना, कर दोगे, अरे कर देना है। चलो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, थैंक्स।